पेश खिदमत है मुमताज़ मुफ्ती साहब की एक बेहतरीन कहानी जिसका उन्वान है ग्रैंड माँ। या अल्लाह, तूने मुझे कितने भाग लगाए हैं, कितना सोहना घर है ये, कितना बना सजा हुआ है, ऐसा ऐसा सामान लगा है, कैसे कैसे गलीचे हैं, सोफ़े हैं, कुर्सियां हैं, कैसी कैसी सजावटें लगी हुई हैं। दीवारें ही देखो रोगन से लचक रही हैं। हाथ लगाने से मैला होता है ये घर। ना, मैं तो हाथ नहीं लगाती, मैं तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। मैं क्यों चीज़ों को मैला करूं ख्वामख्वा। बस चीज़ों को देखती हूँ, सामान को देखती हूँ, अल्लाह की शान है। कल टिमी कह रहा था, ग्रैनी इस टेप रिकॉर्डर को हाथ ना लगाना। ना ना, जो हाथ लगाओ तो ये ख़राब हो जाता है। समझी ग्रैंडमा? वो मुझे समझाता रहता है, ग्रैनी ये नहीं करना, वो नहीं करना, यूं करो तो यूं हो जाता है, वूं करो तो वूं हो जाता है। वो खुद सारा दिन टेप रिकॉर्डर से खेलता रहता है। इसे पता है ना, इसे सब चीज़ों का पता है। ये बटन दबाओ तो टेप रिकॉर्डर बोलता है, ये दबाओ तो चुप हो जाता है। और मुझे तो कुछ भी पता नहीं, मैं क्यों लगाऊं हाथ। फिर इसमी कहा करती है, ग्रैंडमा तेरे हाथ कैसे हैं, जैसे हड्डियों पर ढीला गुलाफ चढ़ा हो। हाँ, अब तो हड्डियाँ ही रह गई हैं, हड्डियाँ और मैली मैली झुर्रियाँ। इतने मैले हैं मेरे हाथ कि मैं इन्हें छुपाए फिरती हूँ। पता नहीं इतने मैले क्यों लगते हैं। अल्लाह के हुक्म से 5 दफ़ा धोती हूँ, पाक करती हूँ, पाक तो हो जाते हैं पर रहते मैले ही हैं। इसमी कहती है, ग्रैनी किसी खाने वाली चीज़ को हाथ नहीं लगाया करते। हाँ, गिलास नीचे से उठाते हैं, ऊपर से नहीं। चीज़ चमचे से डालते हैं, उंगली से नहीं। समझी ग्रैनी? उस रोज़ जब मैं बावर्ची खाने में पीढ़ी पर बैठी रोटी खा रही थी तो इसमी ने कितनी नाराज़ हुई थी। है ग्रैनी, रोटी पर सालन ऐसे नहीं डालते, रोटी पर सालन डालते ही नहीं हैं। सालन प्लेट में डालो, रोटी दूसरी प्लेट में रखो, डाइनिंग मेज़ पर बैठो, फिर खाओ। हाँ, अब मैं क्या करूं, रोटी पर सालन डालने की पुरानी आदत जो हुई, और फिर मेज़ पर बैठकर खाने की मुझे आदत नहीं है ना। मुझे अजीब लगता है ना, मैं नहीं मेज़ पर बैठती, जभी तो चोरी चोरी रोटी खाती हूँ बावर्ची खाने में बैठ कर कि कोई देख न ले। फिर कभी कभी पकड़ी जाती हूँ ना, फिर बच्चे मुझसे लड़ते हैं, ग्रैनी तू चोर है क्या, फिर छुप छुप कर क्यों खाती है रोटी। लो, मैं क्या चोर हूँ? ये मेरे बेटे का घर है, मेरा पेट जाया, मेरा अपना सफ़ी, मेरे जिगर का टुकड़ा। अल्लाह उसे मर्तबा दे और बड़ा बंगला दे और सामान दे, लश लश करता सामान। मुझे कितनी खुशी है, अल्लाह ने मेरे सफ़ी को कितने भाग लगाए हैं। जम जम जीवे जवानियाँ माने। फिर वो बड़ी लड़की है सीमा, यूं तोरी की तरह निकली है कि हद नहीं। देखते ही देखते जवान हो गई है, बूटा सा कद और ऐसी झप के देखते ही रह जाओ। यूं पतली पतंग ऊपर लंबी जैसे तर हो तर, टप टप चलती है जैसे मेम हो मेम। बस मुंह पर मांस नहीं आया। पता नहीं आजकल मुंह पर मांस क्यों नहीं आता। हमारे ज़माने में नौजवान लड़की बैठती थी तो पीढ़ी लबालब भर जाया करती थी। मुंह की तरफ देखते तो गाल उभरे उभरे होते और फिर लाल जैसे सेब हों। आजकल तो पिचके हुए हैं और अल्लाह मारी जर्दी ही जर्दी, जैसे मुंह पर सरसों का खेत उगा हो। सीमा बैठती है तो कुर्सी भी नहीं भरती, खाली खाली रह जाती है। बैठे नहीं सीमा को तो चलते देखो, मेरा तो जी खुश हो जाता है देखकर। इतनी जान है इसमें कोई हद नहीं, जैसे बिजली भरी हो। अल्लाह उम्र दराज करे। मेरा जी चाहता है कि बैठकर इससे बातें करूं, पर वो बैठे भी, जो बैठ भी जाए तो टांग चलती रहती है। टांग नहीं तो पाँव ही चलता है, यूं जैसे अंडा फेंटते हुए चमचा चलता है। चलो, अगर सीमा बैठ भी जाए तो मैं बात कैसे करूं? कोई बात भी करूं तो पता है क्या कहती है? कहती है, ग्रैंड माँ आप समझती नहीं। चाहे मौसम की बात करूं, गाड़ी की बात करूं या मक्खन की, बस यही कहती है, ग्रैंड माँ आप समझती नहीं। फिर बेचारी मुझे समझाती रहती है। मुझे नहीं आती समझ। आजकल कोई बात भी सीधी नहीं होती, हर बात में बल,
हर बात में कुंडली मारे बैठी है, मेरी समझ में कैसे आए भला। एक वो ज़माना था जब मैं सब कुछ समझती थी। गांव में कोई बात भी होती औरतें कहती है अब क्या करें, पता नहीं ये बात कैसे की जाती है, मुनासिब क्या है। फिर कोई न कोई बोल उठती, चलो मासी मेहरा से पूछ लें। फिर वो सब मेरे घर आ जाती, कहती मासी ये बता कि ये बात कैसे की जाती है। मसलन मंगनी के लिए सवाली बनकर जाना हो तो साथ किसको ले जाएं, या जब पंचायत लगे तो पंचों को गुड़ का शरबत पिलाएं या दूध। इन दिनों गांव वालियां समझती थीं कि मैं सब समझती हूँ। अब सफ़ी के घर में हर कोई कहता है ग्रैंड माँ आप तो नहीं समझती। टिमी भी यही कहता है, एमी भी यही कहती है, सीमा भी, बहू भी, खुद सफ़ी कहता है अम्मा नहीं समझेगी इस बात को। ठीक ही तो कहता है, सारी चीज़ें ही बदल गई हैं, बातें बदल गई हैं, सभी कुछ बदल गया है, पुरानी बातें तो रही ही नहीं। अम्मा भला कैसे समझे। कल सीमा कह रही थी ग्रैंड माँ डोर बेल बजा करे तो आप ना जाया करें दरवाजे पर, मेहमान घबरा जाते हैं आपको देखकर, इसमें बड़ी बदनामी है ग्रैंड माँ, आप समझती क्यों नहीं, ये तो नौकर का काम है, नौकर खुद जाएगा देखने। वो तो मुझे पता है कि ये नौकर का काम है, पर किसी वक्त सूबा हांडी भून रहा होता है, बेचारा दरवाजे पर कैसे जाए। फिर मैं उसे कहती हूँ सूबे पुत्र तू काम कर, मैं देख लेती हूँ कि कौन है। चली तो जाती हूँ मैं देखने, पर सीमा कहती है सच है मेहमान मुझे देखकर घबरा जाते हैं। फिर सीमा ये भी तो कहती है ग्रैंड माँ नौकरों के साथ इस तरह नहीं बोला करते, सूबा तो नौकर है पुत्र नहीं। ग्रैंड माँ आप क्यों नहीं समझती, इस तरह नौकर बिगड़ जाते हैं। शायद सच कहती हो सीमा, पर बात मेरी समझ में नहीं आती। लो भला किसी को पुत्र कहने से वो बिगड़ जाता है क्या। गांव में तो मैं सबको पुत्र ही कहा करती थी, कोई भी ना बिगड़ा था, उल्टा सारे जी जी करते फिरते थे। फिर वो गांव था ना, ये शहर हुआ। गांव की बात और होती है, शहर की और होती है। मुझे क्या पता शहर की बात क्या होती है। ज़रूर सीमा सच कहती होगी, इसे क्या पड़ी है कि झूठ बोले। सीमा ही नहीं बहू खुद कहती है अम्मा जी आप नौकरों के साथ घुल मिलकर ना बैठा करें। मैं घुल मिलकर तो नहीं बैठती, वैसे कभी वेड़े में अकेली पड़े पड़े घबरा जाती हूँ तो बावर्ची खाने चली जाती हूँ। बावर्ची खाने जाऊँ तो वहाँ सूबा होता है, फिर बात तो करनी ही पड़ती है कोई ना कोई। अब ये तो नहीं होता ना कि मुंह में घुंघनियाँ डालकर बैठ रहो। सूबा बेचारा बड़ा ही अच्छा है, मेरी बड़ी इज्जत करता है। पहले पहल मुझे बड़ी बेगम साहिबा कहा करता था। लो मैं बेगम हूँ ख्वामखा, बेगम तो होती है जो बेगम होती है, मैं भला किधर से बेगम हुई ख्वामखा। बहू तो हुई ना बेगम, चलना फिरना उठना बैठना बोलना सब बेगम का सा है। जब वो आवाज़ देती है तो कहती है सौबा, तो आवाज़ से ही पता चलता है कि बेगम बोल रही है। कहती है सौबा लंच पर शामी बना लो, साथ दाल और करेले गोश्त, और डिनर पर चिकन हो चावल हो, कोई सा मीठा और देखो, करेले पहले उबाल लेना कसियाए ना हो। बहुत अच्छा बेगम साहिबा, वो बोलता है। फिर बेगम रुकती नहीं, ये जा वो जा, सूबे से ज़्यादा बात नहीं करती। काम बताया और गई जैसे बेगम को करना चाहिए। रोज़ तो देखती हूँ बेगमें बनी सजी हुई आती हैं, मुंह गोल करके बोलती हैं, बोलती उर्दू में हैं लेकिन यूँ लगता है जैसे अंग्रेज़ी बोल रही हों। तो मैंने कहा सूबे मुझे बेगम ना कहा करो, मैं किधर से बेगम हूँ, तो फिर क्या कहा करूँ बड़ी बेगम साहिबा। उसने पूछा, मैंने कहा तू मुझे बीबी कह लिया कर। अब वो मुझे बड़ी बीबी कहता है, बड़ा अच्छा है बेचारा, मेरी सारी बातें सुनता है, कभी ये नहीं कहता कि आप नहीं समझती, वो समझता है कि मैं सब समझती हूँ। उसके साथ बातें करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं फिर से गांव आ गई हूँ। उसने कभी नहीं कहा कि बड़ी बीबी सालन रोटी पर ना डाले, कभी नहीं कहा कि बीबी रोटी प्लेट पर रख लें या पीढ़ी पर ना बैठें मेज़ पर बैठें। उसने मुझे कभी नहीं कहा कि बड़ी बीबी आप बावर्ची खाने में ना बैठा करें। हालांकि बेगम ने कई बार सूबे से कहा है, सौबा बड़ी बेगम साहिबा को अपने पास मत बिठाया कर, बुरी बात है, पर उसने मुझे कभी नहीं जताया। वो तो मैंने आप बहू को कहते हुए सुन लिया था, इसलिए मुझे पता है।
मैं तो कभी बावर्ची खाने ना जाऊं, मैं भला सूबे को बेगम की नज़रों में क्यों बुरा बनाऊं। पर क्या करूं, किसी वक्त जी चाहता है कि किसी से बात करूं, किसी के पास बैठूं। किसके पास बैठूं, सारे ही अपने अपने कमरों में बंद रहते हैं। पता नहीं ये आजकल के लोग कमरों में बंद क्यों रहते हैं, मिलकर एक जगह बैठते ही नहीं। मैं तो सारा दिन पिछले वेड़े में मंजी पर पड़ी रहती हूँ, पड़े पड़े उकता जाती हूँ तो सूबे के पास जा बैठती हूँ। क्या करूँ, सारे घर में 3 ही बेडरूम है ना, एक में सफ़ी और बेगम सोते हैं, दूसरे में टिम्मी और इसमी, और तीसरे में अकेली सीमा। जब मैं नई नई आई थी तो सफ़ी ने कहा था अम्मा का पलंग सीमा के कमरे में लगा दो। 2 दिन तो मैं सीमा के साथ सोती रही, फिर तीसरे दिन बड़ी देर तक सफ़ी, बेगम और सीमा एक कमरे में बैठे बातें करते रहे। फिर सफ़ी आया, कहने लगा भई अम्मा, तू इस कमरे में घुटी घुटी सी रहती है, इसकी आदत तो खुली जगह में रहने की है। भाई इसकी चारपाई तो रिसेप्शन में लगा दो। लो, मैं भला क्या कहती, ठीक ही तो कह रहा था सफ़ी, मुझे तो खुली जगह में रहना पसंद है। तो उन्होंने मेरी मंजी रिसेप्शन में लगा दी, वही जो दालान सा है कमरों से बाहर। दूसरे दिन ही बेगम ने कहा साओबा, जब बड़ी बेगम सुबह उठकर नमाज पढ़ें तो तुम इनकी मंजी उठा दिया करो, और जब रात को ये इशा की नमाज पढ़ लें तो बिछा दिया करो। हाँ भाई ठीक ही तो है, सारा दिन मंजी रिसेप्शन में बिछी रहे तो अच्छी नहीं लगती ना। और मेरा क्या है, मैं सारा दिन पिछले वेड़े में हथपक्की लेकर पड़ी रहती हूँ, खुली जगह है, बड़ी सोनी हवा आती रहती है। और जो अकेली पड़ी घबराई तो सूबे के पास जा बैठी, टिम्मी इसमी के पास जा बैठी, दिन गुजर ही जाता है। शुक्र है अल्लाह का, बड़ा सोना वक्त गुजरता है। ये इतना भरा भरा घर है, अल्लाह रखे, पोते हैं, पोतियां हैं, बहू है, बेटा है, और फिर घर इतना सोना, इतना साफ सुथरा है कि हाथ लगाओ तो मैला हो जाए। मुझे भला और क्या चाहिए। अल्लाह ने इतने भाग लगाए हैं मुझे, अल्लाह रखे मेरा पुत्र साहिब बना हुआ है। साहिब, सभी साहिब कहकर बुलाते हैं। अल्लाह ने इतना मर्तबा दे रखा है, अल्लाह इससे भी बड़ा मर्तबा दे। और फिर वो मेरा ख्याल इतना रखता है कि हर दूसरे तीसरे दिन खुद आता है मेरे पास, कहता है अम्मा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दे, तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं अम्मा। इतना ख्याल रखता है मेरा पुत्र। मैं कितनी खुश नसीब हूँ, इससे ज़्यादा खुश नसीबी क्या होगी भला। अल्लाह ने इतने भाग लगाए हैं मुझे, फिर मैं क्यों ना खुश हूँ। मैं कोई नाशुक्री हूँ? नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ।